गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th पॉलिटिकल साइंस का आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता। और स्टार्टिंग के जो 2-3 लेसन हैं वो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, इन पर आपके एक एक चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं और इन्हें हमें सही तरीके से समझना है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता की कि आखिर स्वतंत्रता होती क्या है। तो देखिए, इसमें सामान्य स्वतंत्रता को प्रतिबंधों और सीमाओं के अभाव के रूप में समझा जाता है, यानी कि मानव के जो चाहे सो करे, यानी कि जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसे कर सकने की अनुमति हमें प्रदान होती है उसे स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद कुछ जो दर्शन शास्त्री थे, राजनीतिक शास्त्री थे, उन्होंने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि हाब्स ने कहा है कि जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वतंत्रता की स्थिति कहा जाता है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार देना जो कि वह करने के योग्य है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा बच्चा अगर किसी काम को करने की जिद कर रहा है तो हम उसे वो अधिकार दे दें, उसे स्वतंत्रता नहीं कहा जाता। क्योंकि इसीलिए इसमें एक लाइन ऐड है कि वह जो करने के योग्य है, योग्य व्यक्ति को कार्य करने के अधिकार प्रदान करना ही स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास भी कर सकें। तो ये डेफिनेशन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ही सही मायनों में स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, वापस से देखिए कि हम उस कार्य को करने के योग्य हैं, हमें वो अधिकार मिल रहे हैं, वो स्वतंत्रता है। आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का हम विस्तार कर पा रहे हैं और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, उसे कहा जाता है स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वार्कर के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी होती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं या हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। तो मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होती है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा प्लस तर्क संगम बंधन है। हम अपने विचारों को किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति तक या समाज तक भेजना चाहते हैं वो तर्क संगत होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है भाई हमको स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के आने की परमिशन दी जाए हमेशा के लिए, तो ये तर्क संगत नहीं है, इस बात में कोई उचित क्रिया नहीं है। तो जो स्वतंत्रता तर्क संगत होगी वह व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देती है। 20वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय पर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू आदि की व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव इस संबंध में खुलकर बात की, शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों का विरोध करके स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया और सही मायनों में स्वतंत्रता का अर्थ समझाया। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करना जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, सही मायनों में उसे ही स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के आयामों की, या ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के रूप। 2 रूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सबसे पहले हम नकारात्मक आयामों की बात करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जहाँ प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसीलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट और व्यक्ति के कार्यों पर जब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता तो उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा घर में अपने कार्यों को करने के लिए ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाता है, तो उसकी जो माता पिता हैं किसी डर के कारण या किसी अन्य दबाव में आकर के उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं। तो ये कौन सी स्वतंत्रता होगी? नकारात्मक स्वतंत्रता। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास में बाधा भी हो सकती है। इसका जो समर्थन किया था वो जॉन स्टुअर्ट मिल और F.A. हायक इन्होंने किया था। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य
कई आयाम भी प्रस्तुत किए थे। अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। नियमों और कानूनों के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। ठीक है, तो इसमें मेन बात ही क्या है कि जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा रही है तो वह किसी नियम या कानून के अंदर दी जा रही है। यदि आप उन कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, और यदि हम सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रतिबंध अनिवार्य है। मान लीजिए कि हमें किसी बात के लिए, किसी सही बात के लिए हमें आंदोलन करना है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता अगर दी जाएगी व्यक्ति को तो वो क्या करेगा, कहीं पर भी किसी भी जगह पर क्या आंदोलन करेगा, गलत तरीके प्रयोग करेगा, सड़कों पर जाम लगवा देंगे या तोड़फोड़ की जाएगी, मारपीट हो जाएगी। ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन यदि हम वही आंदोलन या वही विरोध शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हिंसा का सहारा लिए करते हैं तो उसे गलत नहीं माना जाता। ये होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के जो आयाम पूछे जाते हैं उसमें अधिकतर सकारात्मक स्वतंत्रता पूछी जाती है, और इसमें हमको आगे के 2 पॉइंट और बताए गए हैं। हमने क्या किया, इससे पहले के 2 पॉइंट थे कि प्रतिबंधों का होना अनिवार्य है और सामाजिक कल्याण की पूर्ति से की जा सकती है। सकारात्मक स्वतंत्रता का जो इसमें तीसरा पॉइंट दे रखा है वो ये है कि मानव समाज में रहता है और उसे कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित भी करते हैं। कई बार हम जो कार्य कर रहे हैं उससे अन्य लोगों की स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है। इसी कारण जब हमें स्वतंत्रता दी जाती है तो उसका अन्य व्यक्तियों पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, कुछ बंधनों द्वारा विनियमित होनी चाहिए। मान लीजिए आपको अपने घर के आगे पेड़ लगाने हैं, तो हम अपने घर के आगे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि हम बिना पूछे किसी घर के आगे भी मिट्टी की खुदाई कर दें या उसके घर के बाहर भी तोड़फोड़ कर दें तो वो क्या होगी, नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी। चाहे हमारा जो लक्ष्य है वो सही क्यों ना हो, लेकिन हमारा तरीका गलत हो जाएगा फिर। इसके अलावा जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति होनी चाहिए। तर्कयुक्त बंधन का मतलब होता है तर्कयुक्त बंधन का मतलब है कि एक कानूनी प्रक्रिया, यानी कि एक लीगल प्रोसेस होना चाहिए पूरा। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि आप आंदोलन करना चाहते हैं तो जब आपको रोका जाएगा या आपकी देखरेख की जाएगी तो पुलिस आपको ऐसा नहीं करेगी भाई उसने बिना बात के लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ये स्वतंत्रता दी गई है, शांतिपूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें कोई हानि नहीं पहुँचाई जा सकती, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या है, तर्कयुक्त बंधन की उपस्थिति है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक थे वो कौन थे, स्टुअर्ट मिल और हायक। उसी प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो हैं P.H. ग्रीन और प्रोफेसर इसायाह बर्लिन। अब हम बात कर रहे थे कि प्रतिबंध होने चाहिए, सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। तो बात करते हैं उन्हीं प्रतिबंधों के स्रोत की कि प्रतिबंध लगाता कौन है, प्रतिबंध आते कहाँ से हैं। तो देखिए इसमें प्रतिबंधों के स्रोत कुल मिलाकर के इसमें 5 दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है, कल्याणकारी राज्य, जिस राज्य में आप रह रहे हैं यानी कि वहाँ की सरकार ये प्रतिबंध लगा सकती है। फिर है प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण भी हो सकता है। किसका प्रभुत्व, हमारे देश की सरकार का प्रभुत्व। जिस देश में जो व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो प्रभुत्व किसका है, सरकार का। फिर है बलपूर्वक और कानून के माध्यम से भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बलपूर्वक क्यों, यदि हम नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं उसे रोकने के लिए या उसे सकारात्मक स्वतंत्रता में बदलने के लिए पुलिस या कानून के माध्यम से भी उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने का एक कारण सामाजिक असमानता का होना भी है। हमारे देश में अलग अलग समाज की विचारधाराएं पाई जाती हैं, तो कई बार क्या होता है कि 2 समाज के लोगों के जो विचार हैं वो मेल नहीं खा पाते और दोनों में विरोध ना हो, इसलिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिबंध लगाने का एक इसमें कारण भी रखा है, आर्थिक असमानता के कारण।
हो सकता है कि अमीर वर्ग की स्वतंत्रता गरीब वर्ग को प्रभावित करे और गरीब वर्ग की स्वतंत्रता दूसरे वर्ग को प्रभावित करे। तो इन्हीं सारे अवरोधों को कम करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्रता क्या है, और उसके बाद स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम। फिर सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर ही हमने जो पढ़ा था कि प्रतिबंध पाए जाते हैं, तो वो प्रतिबंधों के स्रोत क्या होंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। क्या बिना प्रतिबंध लगाए हमारे देश में सारे काम आसानी से नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या पढ़ा, प्रतिबंधों के स्रोत, यानी कि कौन पाबंदी लगाएगा और क्यों लगाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं आवश्यकता क्यों हुई इसकी। तो इसमें भी 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब देखिए, हमारे देश में जो संसाधन हैं, या हम ये कहें कि आय कमाने के जो साधन हैं वो सीमित हैं, तो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच आसान बनी रहे और हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच बनी रहे, उनमें विरोध ना हो, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम। इस असमानता को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ताकि कोई व्यक्ति समाज में अपनी मनमानी ना करे। फिर है समाज में टकराव की स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। टकराव किस प्रकार के? किसी मुद्दे पर धार्मिक टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, सामाजिक विचारक असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं, दो विचारों में टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, जाति के टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। फिर है सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है। सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य मतलब सरकार के ऐसे उद्देश्य जो आसानी से हम पूरे देश के लिए, देश के हित में काम किए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि उसमें भी विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब सरकार कोई नई नीतियां बनाती है या कोई नया फैसला लेती है, तो उसमें भी आंदोलनकारी शक्तियां उग्र हो जाती हैं। उन्हें रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगली आवश्यकता इसमें दी हुई है दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का क्या मतलब है? मतलब ये है कि समाज में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित ना करे, इसीलिए भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और इसकी आवश्यकता का आखिरी कारण है मुक्त समाज में, यानी कि स्वतंत्र समाज में अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के अपने तरीके को विकसित करने के लिए भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति अपने संसाधनों, अपनी सीमित आय के आधार पर स्वतंत्र तरीके से रहना चाहता है और समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहता है। दूसरे व्यक्तियों से परेशान ना करें, दूसरे समाज या और कोई नीतियाँ उसे परेशान ना करें, इसलिए सरकार क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा? प्रतिबंधों के स्रोत, और उसके बाद हमने क्या देखा? प्रतिबंधों की आवश्यकता। दोनों में ही मैंने आपको 5-5 पॉइंट बताए हैं, और इन पॉइंटों को समझ करके हमें इन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं, स्वतंत्रता के प्रकार। जैसे कि हमने पढ़ा, स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रताएं। वो उसके प्रकार नहीं है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो है 4 इसमें प्रकार दिए हुए हैं स्वतंत्रता के। पहला प्रकार है इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? देखिए, व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसका? प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जिसके लिए हमको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो हमें पहले से मिली हुई है। किसी व्यक्ति को आज तक इस चीज़ के लिए मना नहीं किया गया होगा कि भैया आप ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो स्वतः एक प्रकृति की देन है और व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसलिए वो क्या करता है? सांस लेता है। तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक स्वतंत्रता हुई। अब आप यहाँ पर इसका मतलब ये ना समझें कि जो हमें प्रकृति से मिली हुई है। मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, इसलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने, वो तो मिली हुई है सबको। तो ये होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। और इसका अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो।
अब आप कहेंगे कि भाई अगर हमको एक बंदूक मिल जाए तो हम किसी को भी डरा सकते हैं, तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं होती। किसी भी प्रकार का बंधन ना होने का मतलब कि हम अपनी इच्छा से अच्छा खाना खा रहे हैं, अपनी इच्छा से नहा रहे हैं, जो जो निजी चीज़ें होती हैं व्यक्ति की, उन पर किसी के प्रकार का बंधन नहीं होता। तो वो कौन सी स्वतंत्रता होती है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। वो कहीं भी घूमने जा सकता है, हम किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारी क्या हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रताएँ हैं जो हमें स्वतः मिली हुई हैं। तो ये आप याद रखिएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता स्वतः प्राप्त होती है व्यक्ति को। उसके लिए हमें कानून का सहारा नहीं लेना पड़ता, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है। स्वतंत्रता का जो दूसरा प्रकार है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए क्या है ये? निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है। तो निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि अपने करियर का चुनाव करना चाहता है या किसी बात को रखने की अधिकार चाहता है, तो वो होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर हमारा अधिकार नहीं होता। दूसरा इसकी पहचान होती है कि हम इसमें जीवन की सुरक्षा के बारे में स्वतंत्रता की मांग करते हैं। जीवन की सुरक्षा का मतलब आजकल अभी ये जो जैसे देखिए कि क्या होता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने और उससे संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है। और उसमें हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इसमें भागीदार नहीं हो सकता। तो ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि हम किस धर्म को मानना चाहते हैं, किस जाति की संस्कृति को हम अपनाना चाहते हैं, कौन से त्यौहार हम मनाना चाहते हैं, ये हमारे निजी मामले हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। यदि कोई हमसे ये कहता है कि भाई नहीं, आप हिंदू हैं तो आपको यही चीज़ करनी चाहिए, तो ये चीज़ें हम मना कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। तीसरी जो स्वतंत्रता होती है वो होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, और चौथी हमारी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार। जैसे हमारे देश की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी हुई सरकार है, क्योंकि हमारे देश में हर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता है। हम मतदान प्रणाली के आधार पर हमारे नेता का चुनाव करते हैं, हमें मतदान का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है। उम्मीदवार के तौर पर हम खुद सरकार बनने के लिए और बनाने के लिए हम खड़े हो सकते हैं। शासन की नीतियों और कार्यों का समर्थन और विरोध भी कर सकते हैं हम। माने सरकार अगर कोई नियम बनाती है, किसी के पक्ष में वो नहीं लगता हमें, तो हम उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी कर सकते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रता आती है राजनीतिक स्वतंत्रता में। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक अधिकारों की या आर्थिक स्वतंत्रता की। तो हमारे देश में यदि कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार रखता है तो उसे कहा जाता है आर्थिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपना करियर किसी भी क्षेत्र में बनाने की आज़ादी है, यदि वो गैर कानूनी नहीं है तो। ठीक है। लाभकारी पद का मतलब ये नहीं है कि हम सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। व्यक्ति को अपनी रुचि या अभिव्यक्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का रोजगार चुनने की आज़ादी है। ठीक है। अभाव से मुक्ति का अधिकार। अभाव, यहाँ पर अभाव से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति गरीब है वो अमीर बनने के लिए उचित तरीकों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई है। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण करने का भी उसे अधिकार है। उत्पादन कानूनी प्रक्रिया के आधार पर या किन्हीं नियमों के आधार पर हम वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और देश में उसका वितरण भी करने का अधिकार रखते हैं। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: प्राकृतिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अलावा नैतिक स्वतंत्रता भी होती है। नैतिक स्वतंत्रता ये है कि हम उचित प्रकार के मूल्यों का अनुसरण कर सकते हैं। उन नैतिक मूल्यों को हम दूसरे को सिखा सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, यदि हम अन्य की उपेक्षा नहीं करें तो। ये आती है नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आप लोगों से स्वतंत्रता के प्रकारों में भेद भी पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या अंतर है। या कई बार क्वेश्चन ऐसी भी आता है कि आर्थिक स्वतंत्रता किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भिन्न है। या हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या एक ही हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं।
क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे कमाने का अधिकार है उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपस में मिली हुई हैं और एक व्यक्ति के पास हर प्रकार की स्वतंत्रता इनमें से होती है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को 2 स्वतंत्रता मिली हुई, किसी को एक। हर व्यक्ति को इनमें से प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है। इसके बाद हम उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणाओं को पढ़ेंगे कि उन्होंने स्वतंत्रता को किस प्रकार से बताया है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको ये जो कुछ नोट्स शेयर किए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।